एग्जाम से, राइट? क्योंकि इस सिस्टम का हमारे कॉलेज में सेकंड ईयर है, तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नॉलेज नहीं करता। जैसे अभी पहली क्लास है जो कि ब्लॉक सिस्टम के तहत एग्जाम में अवेलेबल हुई है, राइट? उसको मैंने क्या स्टडी किया है, उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक गाइडलाइंस मैंने जनरेट की है। इससे पहले मैं डायरेक्ट जाऊँ इसके ऊपर कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीन स्ट्रेटजी फॉर एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ प्रिपरेशन। लीन इसलिए कि हमने आज ये सीखना है कि हम कम से कम एफर्ट लगा के ईजीएस्ट पॉसिबल वे में कैसे अपने एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसको मैंने डिवाइस किया है कीपिंग इन व्यू द ब्लॉक एग्ज़ाम सिस्टम, राइट? क्योंकि इस सिस्टम का हमारे कॉलेज में ये सेकंड ईयर है, तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्या लें कि नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट अभी पहली ही क्लास है जो कि ब्लॉक सिस्टम के तहत एग्ज़ाम में अपीयर हुई है, राइट? सो उसको मैंने इन डेप्थ स्टडी किया है, उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक गाइडलाइंस मैंने जनरेट की है। इससे पहले मैं डायरेक्ट जाऊँ इसके ऊपर कि आपने करना क्या है। फर्स्ट आई वुड लाइक टू पिन पॉइंट फ्यू प्रॉब्लम्स, राइट? कहते हैं ना कि किसी भी मसले के हल की तरफ जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, राइट? सो मैं क्विकली बताता हूँ कि आपके साथ क्या मसले हैं और फिर हम उन सारे मसलों के सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हैं वो ये है कि तो लैक ऑफ गाइडेंस है या मिस गाइडेंस है बाय द सीनियर्स ने आपको बताना है। लाइक एक तो आपकी सिर्फ एक ही क्लास है, उनके साथ आपका खासा का इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, पहले प्रॉफ में बिजी थे, अब घरों को चले गए। और अगर सीनियर्स गाइड करेंगे भी तो हर सीनियर ने वो गाइड करना होता है जो उसने किया होता है, ठीक है? उसने ये नहीं देखना कि एग्जाम के लिए क्या सही है क्या गलत है, या कौन सा बच्चा ऐसा होता है जो कि एग्जाम में क्लियर होने के बाद अपना एनालिसिस करता है कि मैंने जो भी किया था उसने क्या सही किया था और क्या गलत किया था। सो आप किसी से गाइडेंस लेने के लिए जाएंगे तो उसने आपको वही गाइड करना है जो कि उसने किया, ठीक है? वो सही है या गलत है ये क्वेश्चन ना वो खुद को करता है और ना ही आप अपने आप को करते हैं। सो इसलिए मैंने वर्ड लिखा है कि लैक ऑफ गाइडेंस और मिस गाइडेंस बाय द सीनियर्स। एंड इसकी वजह से स्टूडेंट्स डोंट क्लियरली नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उनको ये नहीं पता उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। और मैं क्या करूँगा इस मसले के सलूशन के तौर पे, मैं आपको स्टैट्स और एक्सपीरियंस की बेसिस पे गाइड करूँगा, राइट? क्योंकि हमारे अंदर सब्जेक्टिविटी हो सकती है लेकिन स्टैटिस्टिक्स, द स्टैट्स, द नंबर्स दे डोंट लाई, राइट? सो जो डिसीजंस नंबर्स की बेस पे बनाए जाते हैं वो मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट डिसीजंस होते हैं। एंड सेकेंडली अगर आप देखें, स्टूडेंट्स डोंट क्लियरली नो अबाउट द एग्जाम फॉर्मेट एंड इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। स्टूडेंट्स को एग्जाम के फॉर्मेट का भी नहीं पता होता और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में भी नहीं पता होता, राइट? एंड इसी वजह से वो बहुत सारी एफर्ट रॉन्ग डायरेक्शन में लगाते हैं। मैं आपके साथ आपके एग्जाम का फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, हर सब्जेक्ट का हर ब्लॉक का फॉर्मेट पे डिस्कस करूंगा और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में भी बात करूंगा कि इस फॉर्मेट के या कि इसके ऐसे होने की वजह से आपने तैयारी इस तरीके से करनी है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या प्रॉब्लम कौन है, राइट? हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आर अनेबल टू चूज द राइट स्टडी रिसोर्सेज। बहुत बड़ा मसला जो बच्चों का है, उन्हें ये नहीं पता कि हमने स्टडी रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं। दे डोंट नो कि हमने कौन सी बुक्स, कौन सी वीडियोस, कौन सी एप्लीकेशन या कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो इस वजह से वो एग्जाम की बड़ी स्कैटर्ड प्रिपरेशन करते हैं, राइट? स्कैटर्ड प्रिपरेशन करते हैं और जैसे जैसे प्रॉफ की डेट्स करीब आती हैं या अभी इवन क्लास टेस्ट के भी जब जैसी डेट लग जाती है कि फलां तारीख को आपका टेस्ट है तो स्ट्रेस बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है, राइट? और मैं आपके लिए जो स्टडी रिसोर्सेज हैं वो भी शॉर्टलिस्ट कर दूंगा। एंड प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? स्टूडेंट्स डोंट प्रायोरिटाइज टॉपिक्स, यूनिट्स, सब्जेक्ट्स, यूनिट्स एंड टॉपिक्स। कि ऑफ कोर्स अब आपके ब्लॉक्स हैं तो हर ब्लॉक के अंदर आपने ये देखना है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और फिर किस सब्जेक्ट में किस यूनिट की और किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? सो आप लोग प्रायोरिटाइज करते ही नहीं हैं और इस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स फोकस लेस ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा कई दफा तवज्जो दे जाते हैं जहां से पेपर का बहुत कम पोर्शन आना है और ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर कर जाते हैं जो कि टॉपिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इस वजह से आपका जो वैल्यूएबल टाइम है उसकी यूटिलाइजेशन बड़ी पुअर होती है।
सो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एफर्ट्स लिमिटेड हैं, हम सारे के सारा सिलेबस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का थॉरोली नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट आप एडमिट कर रहे हैं, राइट। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स की, हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स की प्रायोरिटी लिस्ट दे दूंगा कि ये वाले टॉपिक इसके मोर इम्पोर्टेंट है या हाईएस्ट यील्ड है, मीडियम या लो यील्ड है, राइट। सो वो भी आपको प्रायोरिटाइज कर दूंगा। एंड पांचवा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके पास टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस का रिसोर्स नहीं एग्जिस्ट करता। अगर रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिट वाइज करते हैं, और यूनिट वाइज एक यूनिट इतना बड़ा होता है कि पूरा यूनिट पढ़ के जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि टॉपिक्स अपनी जगह पे वीक होते हैं। सो और एकदम से पूरा यूनिट आपने पढ़ लिया, से रेस्पिरेशन आपने पूरी पढ़ ली, या नर्वस मसल आपने पूरा पढ़ लिया फिजियोलॉजी का, और उसके बाद जब आप पूरे यूनिट की एमसीक्यूज की इकट्ठी प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको इतने ज्यादा मुश्किल लगते हैं कि वो एक एक टॉपिक, क्योंकि आपने रिफाइंड वे में नहीं पढ़ा हुआ, तो इधर से 50 टॉपिक्स हैं और 50 टॉपिक से इकट्ठे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपको लगता है जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं, वो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं। सो आप करते क्या है, नतीजतन आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते ही नहीं है, सीधे कहते चलो छोड़ो ये तो काम होता ही नहीं है, प्लस लेव इट, ठीक है। पहले काम चल जाता था, गुजारा चल जाता था, क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज की वेटेज रिलेटिवली कम थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आपके बहुत बड़ा पोर्शन जो थ्योरी के एग्जाम का वो है एमसीक्यूज का। आपके 85 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं और 35 मार्क्स के आपका एक ब्लॉक के अंदर वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो एमसीक्यूज की वेटेज बहुत ही ज्यादा है। सो बहरहाल इसमें टॉपिक वाइज रिसोर्सेज एग्जिस्ट ही नहीं करते, और स्टूडेंट्स वो हर टॉपिक को थ्रू द आइज ऑफ एग्जाम सीख नहीं पाते। अब इमेजिन करें ना कि एक टॉपिक को उसको पढ़ा और फिर सिर्फ उसी टॉपिक की एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वो एक टॉपिक तैयार हो गया, साइड में हो गया, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो इस तरीके से आइडियली टॉपिक्स की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाती, रीजन बीइंग कि टॉपिक वाइज रिसोर्सेज एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। एंड इस फिर अब देखिए, अब आप अपने तरीके से अगर पढ़ते चले जाएंगे, एग्जाम के साथ कोरिलेट करके अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, स्टे साइलेंट प्लीज, अगर आप एग्जाम के साथ कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि अब एग्जाम आपका पास होगा या फेल होगा, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो आप अपने यानी कि चांस है, बस आप पढ़ते भी जा रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आपको काम आने वाला है या नहीं आने वाला। एंड मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि आप एमसीक्यू के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कहां से अवेल हो सकते हैं, बल्कि आपको दिखा दूंगा। अब हम चलते हैं लीन स्ट्रेटजी की तरफ। मैंने आपको ट्रैक पे रखने के लिए कुछ रूल्स वजह कर दिए, उन रूल्स के साथ आपने स्टिक करना है और इंशाल्लाह आपकी प्रॉफ की एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो जाएगी। एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर जो कि आप स्पेंड करेंगे स्टडीज के अंदर, वो आपको हेल्प करेगी टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, राइट। तो इसमें रूल नंबर 1 क्या है? नो द एग्जाम फॉर्मेट ऑफ ईच ब्लॉक एंड अंडरस्टैंड इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। हर एक ब्लॉक का एग्जाम फॉर्मेट बहुत अच्छे से आपने अपने दिमाग में फिट करना है और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को भी अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आपको अपना व्यू देता हूं इसका। अब देखें कि आपके ओवरऑल 3 ब्लॉक्स होंगे आपके प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर। 3 ब्लॉक्स इंक्लूडेड हैं, ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, राइट। अब जो हर एक ब्लॉक के अंदर 2 पोर्शन, एक थ्योरी है और दूसरा प्रैक्टिकल। सिर्फ सिलेबस फर्क है, ठीक है, सिलेबस में फर्क है। सिलेबस की डिटेल्स बता दी है। फॉर एग्जांपल ब्लॉक 1 जो फाउंडेशन है प्लस हेमेटोपॉइटिक एंड लिम्फेटिक मॉड्यूल्स है, ब्लॉक 2 है से मस्कुलोस्केलेटल एंड लोकोमोशन मॉड्यूल है, ब्लॉक 3 है सीरियस एंड रेस्पिरेटरी मॉड्यूल है, राइट। सो सिलेबस में फर्क है, लेकिन हर एक के अंदर 2 इसके कहने के डिवीजंस हैं, आपकी थ्योरी है और आपका प्रैक्टिकल। जो थ्योरी है, थ्योरी में 2 हिस्से होंगे। पार्ट 1 होगा एमसीक्यूज का 85 मार्क्स, पार्ट 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का 35 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से, और थ्योरी के अंदर ही हर ब्लॉक की थ्योरी के अंदर 30 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होगी, राइट। सो इसी तरीके से अब आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन होगा हर ब्लॉक के अंदर, उसमें ओरल एंड प्रैक्टिकल स्लैश क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा। बेसिकली इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि इसमें सारे ऑब्जर्व्ड सेशंस होते हैं, उसमें ऑस्पी, ऑसवी एंड ऑस्की, ये 3 तरह के इसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सो वो कलेक्टिवली मिला के होते हैं 120 मार्क्स के, और अगेन 30 नंबर की होती है इंटरनल असेसमेंट, राइट। सो अब इस तरह से हमारी जो थ्योरी है वो बनी 150 मार्क्स की, प्रैक्टिकल बना 150 मार्क्स का। सो 300 मार्क्स का हमारा एक ब्लॉक है। सो इसी तरह से आपके 3 ब्लॉक्स होंगे, राइट। सो आपका जो टोटल प्रॉफ होगा वो 900 मार्क्स का होगा, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू टू सम एक्सटेंट।
सो वंस अगेन जस्ट टू समराइज, हमारे पास 3 ब्लॉक्स होने हैं, हर ब्लॉक में थ्योरी है प्रैक्टिकल है, 150 नंबर की थ्योरी है, 150 नंबर का प्रैक्टिकल है। थ्योरी में 85 एमसीक्यूज और 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 35 मार्क्स के, और उसके बाद में 30 नंबर की इंटरनल असेसमेंट है। फिर आपके पास ऑब्जर्व स्टेशंस होंगे, वो होंगे ऑफ कोर्स आपके पास 12 स्टेशंस होंगे हर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, और हर स्टेशन के मार्क्स होंगे 10, सो टोटल 120 मार्क्स के आपके स्टेशंस होंगे, और फिर 30 नंबर की प्रैक्टिकल में भी इंटरनल असेसमेंट होगा। सो इस तरह से 150 नंबर की थ्योरी, 150 नंबर का प्रैक्टिकल होगा हर ब्लॉक का, और टोटल 3 ब्लॉक्स होंगे। अब हम इंटरनल असेसमेंट से मुराद ये है कि अभी ना लाइक एक ब्लॉक्स आपके वो होंगे जो कि ओवर द ईयर आपके लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप गौर करें कि अभी कुछ जब आपका पहले मॉड्यूल का सिलेबस खत्म हो जाएगा, सो फिर एक वो ब्लॉक एग्जाम होगा जो कि कॉलेज आपका कंडक्ट करेगा, ठीक है, उसकी बेस पे आपकी बनेगी इंटरनल असेसमेंट, और एक वो मॉक एग्जाम होगा जो कि आपका कंडक्ट कर रहा है किसने, यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। आपके 3 ब्लॉक एग्जाम्स होंगे। सो वो बेसिकली ये एग्जाम्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो 3 ब्लॉक्स आपके पहले होंगे, ठीक है, ओवर द ईयर 3 ब्लॉक्स होंगे, और फिर एंड में जाके फिर आपके 3 ब्लॉक्स होंगे। हाँ, कोई डिपार्टमेंट अगर चाहे, से फिजियोलॉजी ने जैसे लास्ट टाइम ये किया है कि कोई डिपार्टमेंट अगर चाहे तो आपकी तैयारी करवाने के लिए मंथली टेस्ट भी ले सकता है या क्लास टेस्ट अलग से कंडक्ट कर सकता है कोई भी डिपार्टमेंट। लेकिन जो मैंडेटरी है, एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, वो ये है कि आपके ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं, ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं वो कॉलेज में भी कंडक्ट करने हैं और यूनिवर्सिटी में भी कंडक्ट करने हैं। लेकिन कॉलेज वाले जो ब्लॉक्स हैं उनमें आपके मार्क्स की बेसिस पे बननी है आपकी इंटरनल असेसमेंट, राइट। सो ये इसकी एक बिग पिक्चर थी। अब हम चलते हैं थ्योरी के एग्जाम फॉर्मेट को हम जरा मजीद बारीकी के साथ देखते हैं। इसमें अगर गौर करें तो थ्योरी में 2 हिस्से हैं, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस। एमसीक्यूज आपके पास आने हैं 85 मार्क्स के हर ब्लॉक में, 3 ब्लॉक्स हैं, और टोटल मार्क्स होंगे एमसीक्यूज के 85, यानी कि एक एमसीक्यू का 1 नंबर होगा, और इसके लिए आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 1 hour and 50 minutes, यानी कि पर एमसीक्यू आपको जो टाइम मिलने वाला है दैट इज 77.6 सेकंड्स। 77.6 सेकंड्स आपको एक एमसीक्यू के लिए टाइम मिलना है, और यहाँ पे जो की है सक्सेस की दैट इज एमसीक्यूज प्रैक्टिस, ठीक है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट मिस्ड स्टेप है आपकी तैयारी की, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। देखिए थ्योरी में 85 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, और हर एमसीक्यू एक क्लियरली स्टेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्रिटिकली टेस्ट करता है। इस वक्त एमसीक्यूज जो हैं ये वर्ल्ड्स नंबर 1 इवैल्यूएशन टूल है, लेकिन थ्रू द सेम टोकन आई पर्सनली बिलीव कि एमसीक्यूज वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रिपरेटरी टूल भी। अगर आप देखें ना, अगर आप पैसिवली पढ़ते चले जाते हैं टॉपिक्स को, तो आपके दिमाग में लाइक क्लियरली बहुत सारी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो स्टिक नहीं करती। हाँ, आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपने उसमें से 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, उसके हर एमसीक्यू ने किसी न किसी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना है, फिर उसको वो गलत हुआ, आपने उस गलत एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन को पढ़ा या उसके बारे में सीखा, तो आपका माइंड क्लियर हो गया। सो अब आप लोगों का एक तो एग्जाम का वैसे ही बहुत बड़ा जो पोर्शन है, 2/3 से भी ज्यादा पोर्शन आप देख सकते हैं वो है ही आपका एमसीक्यूज का। तकरीबन आपका 70% तो एमसीक्यूज है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा पोर्शन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है। सो एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है अभी तक, देखिए आपको कितने दिन हो गए आपकी क्लासेस स्टार्ट हुए को? 4 वीक्स हो चुके हुए हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि आप में से क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक टोटल 100 एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस की हो? कोई हैंड रेज कर सकते हैं? सो यहाँ से अपन अंदाजा लगा लें, जब आपका ब्लॉक एग्जाम आना है, सो देखिए जब आपका ब्लॉक एग्जाम आने वाला है उसके अंदर अब आपके जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज आएंगे, तो एमसीक्यूज की वैल्यू आप कर ही नहीं रहे, जो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है। मेक सेंस और नॉट? ठीक है। सो अब समझ आती है जो मैं बात कहता हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना, ठीक है। सो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा वाइटल है, और आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि एक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने कहाँ से कैसे करनी है। लेकिन यहाँ पे एक बात बस ध्यान में बिठा लें कि हर टॉपिक को पढ़ के उसके साथ ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपकी तैयारी में मान ही नहीं सकता कोई टॉपिक आपका तैयार होगा, ठीक है। अदरवाइज आपके एमसीक्यूज गलत होने ही होने। एमसीक्यूज में फाइनल एग्जाम में या टेस्ट में उसमें मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि टेस्ट से पहले मिस्टेक्स कर लें। एंट्री टेस्ट की तैयारी आप सब लोग करके आए हैं, उसके अंदर भी आप लोग एमसीक्यूज बेतहाशा प्रैक्टिस करते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं,
फिर फाइनल एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं बैठा होगा उसने कहा जी मैंने तो सिर्फ किताबों को पढ़ा है, एमसीक्यू से मैंने प्रैक्टिस नहीं की और मैं थ्रू हो गया, या मैंने बहुत कम प्रैक्टिस की। आप में से हर बच्चे ने कम से कम 20-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। दैट्स व्हाई यू आर हियर, ठीक है। सो वो जो आपने जो एक लेसन ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, उस लेसन को क्यों भूल गए आप, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। एक तो ये है, एंड सेकंड नंबर पे ये मैंने कैलकुलेशन खुद ही निकाली है कि पर एमसीक्यू 77.6 सेकंड्स, ताकि आपको ये भी अंदाजा रहे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे 6 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम मेरे पास टोटल है। मींस कि मैं प्रैक्टिकली ये कहूंगा कि एक एमसीक्यू के लिए आपका सॉल्व होना चाहिए 1 मिनट में, ताकि जो ऊपर वाला टाइम है ये सरप्लस टाइम आपके पास बचना भी चाहिए एंड में कुछ मुश्किल क्वेश्चंस के लिए एंड दिस दैट, ओके। एनीवेज, तो यहाँ पे एक और भी प्रैक्टिकल लेसन थ्रू द सेम टोकन आता है कि जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे होंगे पहले गो में, तो अगर कोई भी एमसीक्यू आपका 60 सेकंड से ज्यादा टाइम लेता है, या तो आप बेस्ट आंसर पिक करें या आप उसको अनआंसर छोड़ के आगे चले जाए। ये नहीं करना कि एक ही एमसीक्यू के ऊपर आप जनाब बैठे रहे हैं 3 मिनट लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, रिमेनिंग एग्जाम आपका स्ट्रेस में आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। हर ब्लॉक में 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, टोटल 35 नंबर के, हर एक के 5 नंबर होंगे, और उसके लिए जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1 hour and 70 minutes, 1 hour and 10 minutes, सॉरी टोटल 70 मिनट्स, जिसका मतलब है कि हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलने हैं कितने, 10 मिनट, 10 मिनट मिलेंगे। और इसमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है स्कोर्स में, वो डिफरेंस क्रिएट होता है पेपर प्रेजेंटेशन से। मोर और लेस बच्चों को जो पढ़ लेते हैं उनको नॉलेज उनके पास सेम होता है, लेकिन कौन सा बच्चा एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करता है अपने आंसर्स को, इससे डिफरेंस क्रिएट होगा। अब जस्ट इमेजिन करें ना कि एक बच्चे ने पेपर प्रेजेंटेशन की स्किल के ऊपर काम किया होगा, वो बड़े अच्छे से वो मार्जिन लाइंस लगा के अच्छे से मार्कर्स के साथ और प्रॉपर्ली हेडिंग स्ट्रक्चर्स को यूज करके वो उसके अंदर पेपर अटेम्प्ट करता है, जो की पॉइंट्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से प्रोमिनेंट भी करता है, ठीक है। अब इमेजिन करें कि हर एक क्वेश्चन के अंदर अगर इसी सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से 2-2 मार्क्स का भी फर्क पड़ता जाए, ठीक है, 2-2 3-3 मार्क्स का भी फर्क अगर पड़ता जाए, तो सारे के सारे मार्क्स एक्यूमुलेट कर लें। और प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है। आपके दिमाग में अगर कोई भी ये फीड करता है ना कि जी नहीं एमबीबीएस में प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, इट डज, इट रियली डज। तो जिस तरीके से आप लोग एफएससी में पेपर अटेम्प्ट करते थे, उसी ज़ौक शौक से, उसी स्पिरिट के साथ यहाँ पे भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये हमने देख लिया। सो पेपर प्रेजेंटेशन में यहाँ से डिफरेंस क्रिएट करना है। अब एमसीक्यूज में भी आप पूरे नंबर ले सकते हैं और इवन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप पूरे नंबर ले सकते हैं। तो थ्योरी अब आपकी ऐसी है कि आप इसमें 100% मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस की यूनिवर्सिटी बना रही है ना, वो इस तरीके से बनाती है कि वो उनके आंसर अक्सर वर्ड्स में होते हैं। क्लियरली वो पूछ लेती है ये 3 या 4 बातें बता दें, आपने वो 4 बातें बता दी, नंबर पूरे। सो और इवन जिन बच्चों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी वही बच्चे बेस्ट अटेम्प्ट कर पाते हैं जिनकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस बेहतर होती है, क्योंकि एमसीक्यूज के थ्रू उनके कॉन्सेप्ट बने होते हैं। अब यूनिवर्सिटी लंबे चौड़े एसेज नहीं लिखवा रही है, शॉर्ट क्वेश्चंस ही लिखवा रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा टू द पॉइंट वो क्वेश्चंस देते हैं। क्लियरली उनके दिमाग में होता है कि ये क्वेश्चन है और ये 4 वर्ड्स बच्चा लिखेगा तो पूरे नंबर्स के आते, नहीं तो नहीं आते, 3 लिखेगा तो इतने नंबर देते हैं। उनकी ही इस तरीके से बनाई होती है, ऑलराइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें इवन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी जो बेस्ट टिप है, एक तो मैंने बता दिया पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा नंबर पे जो चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, दैट इज कि इसके लिए भी पास्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वैसे ही थोड़े आने हैं, तो देयर इज 90% चांस कि ये ओनली पास्ट क्वेश्चंस में से ही आएंगे, जो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं उसमें से ही आएंगे। और जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि हर टॉपिक के आपने पास्ट क्वेश्चंस कर लिए, हर टॉपिक के आपने पास्ट एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, प्लस आपने सारी बुक्स की एमसीक्यूज भी कर लिए हैं जो ही रेलेवेंट बुक्स उस टॉपिक के, ठीक है। टेक्स्ट बुक के भी, फॉर एग्जांपल फिजियो के केस में अपने गार्डन के कर लिए, इकोनॉम के कर लिए, या प्री टेस्ट के कर लिए, 2-3 जो की रिसोर्सेज है, ठीक है। और आपने उसके पास शॉर्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अब आपका टॉपिक जाओ एग्जाम के लिए तैयार है। सो अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखे? हैंड रेज करें। ओनली 6-7 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए कि पूरी क्लास में से सिर्फ 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने पास क्वेश्चंस किसी हद तक देखे हैं। सो इसका मतलब ये है कि जब आपने यही नहीं देखा कि इम्तिहान में सवाल कैसे आना है, तो आप टॉपिक को फिर क्या पढ़ेंगे, क्या सोच के पढ़ेंगे, लाइक क्योंकि क्वेश्चन गिव्स यू पर्पस ऑफ रीडिंग, ऐसी है ना। आप खुद देख लें, अगर आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो समझ जाएं कि आपकी तैयारी नहीं हो रही,
ठीक है, जब बंदा हिलता जुलता भी रहे, जब बंदा हिलता जुलता भी रहे और रहे भी वही कर रही, इसको क्या कहते हैं बोला? डांस कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं स्टडी के अंदर खुद ही समझ है, आप पढ़ी भी जा रहे हैं लेकिन हैं भी वहीं के वहीं, कोई एडवांसमेंट भी नहीं हो रही स्टडी के अंदर, ठीक है। तो स्टडी के अंदर डांस कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, दे आर स्टडीइंग बट दे आर नॉट स्टडीइंग एक्चुअली। आप अपने आप को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि इम्तिहान की तैयारी के लिए, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमने अपने आप को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना, हमने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ना। आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड, जब मैं बात करता हूँ बार बार एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, क्वेश्चन है आपका? ओके, आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन क्या है। चलिए अब मैं आगे मूव करता हूँ। यहाँ पे ये बड़ी मैंने दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स मैंने जनरेट किए हैं। उसके बाद देखिए जो ब्लॉक 1 है आपका, इसमें एनाटॉमी, फिजियो, बायोलॉजी में 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से रिस्पेक्टिवली 20, 20 और 18 एमसीक्यूज आने हैं, 4, 2 और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर ये जो सब्जेक्ट्स हैं, कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियरल साइंसेस, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सीएफआरसी एंड पर्ट्स, इन सब में से ये सारे के सारे माइनर्स कहलाएंगे। ये आपके ब्लॉक्स के हिसाब से माइनर सब्जेक्ट्स हैं। यही सब्जेक्ट्स अगले सालों में जाके मेजर सब्जेक्ट्स बनेंगे, लेकिन फिलहाल की घड़ी में ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं। तो जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में से आपके सिर्फ एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखें, कम्युनिटी मेडिसिन में से 7, बिहेवियरल में से 7, पैथोलॉजी में से 7 और फार्माकोलॉजी में से 6 एमसीक्यूज आने हैं। एंड देयर इज 90% चांस कि ये एमसीक्यूज वही आएंगे आप लोगों को जो पास्ट में इन सब्जेक्ट्स में से यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आ चुके होंगे, पास्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट चांस। अभी मैं स्टूडेंट से कन्वर्सेशन भी कर रहा था, वो यही कह रहे थे कि जो सर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं एमसीक्यू, ज्यादा पास्ट क्वेश्चंस आए हैं, जिनको पता था, जिन्होंने पास्ट क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो सीएफआरसी और पर्ल्स हैं, इनमें से सिर्फ प्रैक्टिकल में पोर्शन कुछ होता है, तो एक स्टेशन होता है हर ब्लॉक में, वैसे एग्जाम में आता है कुछ नहीं, ये थ्योरी में कुछ नहीं आता है। अब इसी तरीके से आप देखेंगे ब्लॉक 2 में बेसिक आइडिया सेम है। ब्लॉक 2 के अंदर भी 20 एमसीक्यूज, इसमें एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम और बायोकेम में 18 एमसीक्यूज, फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, फिजियो में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। देखिए पहले के अंदर क्या हुआ था, एनाटॉमी में से 4 और फिजियो में से 2, अब क्या हुआ, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एनाटॉमी में से, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे फिजियो में से, और फिर 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बायोकेमिस्ट्री में से। अब खुद देखिए, आप जब आप अब यहां से ये भी लेसन आप सीखते हैं ना, जब आप ब्लॉक 2 की तैयारी करेंगे, उसमें आपने ज्यादा फोकस किस पे करना है, फिजियोलॉजी को फोकस सारे सब्जेक्ट्स करने वंस अगेन, लेकिन मोर फोकस हैज टू बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरिया, जो मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको दिया। समझ आती है बात की, ठीक है। तो इसमें ये इसी तरीके से माइनर में से अगेन आपके डिफरेंट एमसीक्यूज की काउंट्स मैंने दे दी। कम्युनिटी मेडिसिन में से 7, बिहेवियर में से 7, पैथोलॉजी में से 7, फार्माकोलॉजी में से 6 एमसीक्यूज आएंगे। अब अगर ब्लॉक 3 की बात करें, ब्लॉक 3 में देखिए अगेन एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम में से 20, 20 और 18 एमसीक्यूज रिस्पेक्टिवली, फिर 2, 4 और 1 शॉर्ट क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद देखिए जो एमसीक्यूज का काउंट है वो मोर और लेस सेम ही है। कम्युनिटी मेडिसिन 7, बिहेवियरल 7, पैथो 7, फार्मा 6, ठीक है। सो ये अपने तीनों ब्लॉक्स का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि ब्लॉक्स की थ्योरी में आपके साथ होना क्या है। ये मैंने ब्लॉक्स की थ्योरी के बारे में बात की अभी तक। देखिए दोबारा फिर देखें जरा, ये मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्ट फॉर्मेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें मैंने हर ब्लॉक में आपको बता दिया है 85 एमसीक्यूज और 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और साथ आपको मैंने हर ब्लॉक का स्प्लिट करके भी बता दिया है किस मजमून में से कितने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। और ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 तीनों, और उसके बाद फिर इंटरनल असेसमेंट होनी है 30 नंबर की, और ये जो 30 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होनी है, अब इसका मतलब ये होगा कि जो आपके 3 ब्लॉक्स हुए होंगे, लाइक आप जो कॉलेज ने ब्लॉक्स आपके लिए होंगे, कॉलेज ने आपके 3 ब्लॉक्स लिए होंगे ना, हर ब्लॉक में आपके जो स्कोर्स हैं उसके 10 मार्क्स हैं टोटल इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। उसके 10 मार्क्स हैं। जैसे जस्ट इमेजिन करें, मे बी अगर आप ब्लॉक 1 में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, तो उसकी बेसिस पे आपके ये वाले स्कोर्स बनते हैं, ठीक है। साथ में अटेंडेंस भी काउंट करती है, लेकिन अटेंडेंस होती है और आपके क्लास टेस्ट जो होते हैं या ब्लॉक के एग्जाम्स होते हैं, उसकी बेसिस पे ये इंटरनल असेसमेंट बनती है, ठीक है। टोटल 30 मार्क्स की है। तो इसको अच्छा करने के लिए बस आपने सिर्फ 2 चीजें करनी है, अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी है जो यूएचएस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बल्कि कोशिश करें 90 प्लस रहे, उसके इंटरनल असेसमेंट में रोल है। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी कि जो भी टेस्ट आपका लिया जा रहा है ना, ब्लॉक की शक्ल में या क्लास टेस्ट की शक्ल में, वो टेस्ट आपका एटलीस्ट पास होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता आपका टॉप हो, पास होना जरूरी है। अपनी इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छी रहेगी, मेक सेंस, ठीक है। सो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल आपको एडवाइस दे दी है, ट्राई टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट बट डोंट वरी मच अबाउट इट।
अब ये नहीं है कि एक टेस्ट फेल हो गया तो मेरी तो इंटरनल असेसमेंट खराब हो गई तो पता नहीं क्या हो गया, इट डजंट मैटर, ठीक है। बस आपकी एक ओवरव्यू से कोशिश होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पास करें और ज्यादा से ज्यादा क्लासों में आए, ठीक है। सो ये आपकी एक जनरली ट्राई होनी चाहिए। कोई एक अब मुझे पता है ना, बच्चे कई साइको बच्चे होते हैं, वो आ जाते हैं एक टेस्ट फेल हो गया, सर मेरी तो इंटरनल असेसमेंट ही पूरी खराब हो गई, अब पता नहीं क्या बनने वाला है मेरे साथ। ये भाई क्या हो गया, ठीक है। अगर किसी में आपकी फेल हो गई है, किसी में आप बहुत अच्छे स्कोर्स भी ले सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे द थिंग्स दे विल बी फाइन, ठीक है। कॉलेज की जनरली टेंडेंसी, अंडर एंड में आपको बता रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है, जनरली कॉलेज की टेंडेंसी ये होती है कि आपकी इंटरनल असेसमेंट को वो पास ही भेज दें, अनटिल अनलेस कोई बिल्कुल ही शहजादा हो या शहजादी हो जो ना क्लासों में गई है पूरा साल, या उसने जो टेस्ट हैं उसकी मेजॉरिटी एब्सेंट है, फिर तो कॉलेज की मजबूरी बन जाती है उसकी इंटरनल असेसमेंट उसको फेल कर दें। लेकिन अगर आप क्लासों में आए हैं और आपने सारे टेस्टों में आप अपीयर हो गए हैं तो डेफिनेटली आपकी असेसमेंट बेहतर होगी। और कई बच्चे टेस्ट में एब्सेंट हो जाते हैं, एब्सेंट होने का मतलब है कि सीधा 0 मार्क्स, ठीक है। तो एब्सेंट नहीं होना, ठीक है, एब्सेंट नहीं होना, कोई बात नहीं। अगर आपकी तैयारी कभी नहीं भी होती, आप बीमार हैं, कोई और वजह बन गई है, स्टिल यू शुड ऑलवेज बी फाइटिंग, ठीक है। यू डोंट हैव टू क्विट, वन शुड नेवर लर्न टू क्विट, ठीक है, वन शुड नेवर लर्न टू क्विट। आपने परसिस्टेंस शो करनी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक और फेमस कोट है, जीनियस इज 99% परसिस्टेंस, ठीक है, परसिस्टेंस ये है सारी। सो आपने जितना मर्जी मुश्किल लगे, आपको अपना अपना फोकस बनाए रखना है, परसिस्टेंट रहना है। सो ये थ्योरी के हवाले से डाउट्स क्लियर हो गए आप लोगों के? कोई मेरे ख्याल में पहली दफा समझ आई है कि होने क्या लगा हमारे साथ, ऐसे है या नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ आ गई है। कोई ऐसा है बच्चा जिसको समझ नहीं आई, माइंड में चीज फिट हो रही है? जी बेटा शाबाश। एमसीक्यूज का आपने बताया कि एमसीक्यू एमसीक्यू की आप गाइड दे, लेकिन कौन सी गाइड, किसी में तो हमें समझ आती है कि ये नहीं वो नहीं, लेकिन अब किस कौन सी गाइड देनी? वो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका 5वां मसला है। मैंने 5 मसले बताए, 5वां मसला कि करने कहां से, वो भी अभी मैंने पहले मसले पे बात कर रहा था। फिर जब 5वें दिन जाएंगे इंशाल्लाह मैं आपको एग्जैक्ट रिसोर्स दे के जाऊंगा, बल्कि दिखा के जाऊंगा, यहां से ऐसे प्रैक्टिस होनी है आपकी, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लिटिल फेथ। मैंने आपको बताया ना, आई नो यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडीज मोर देन यू। आपके कौन से मसले हैं आपको भी नहीं इतना पता, मुझे आपके मसले पता है, बड़े क्लियरली मुझे पता है, ठीक है। जी बेटा कोई और क्वेश्चन बचा? स्टे साइलेंट प्लीज। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले एक बिग पिक्चर दिखाता हूँ, फिर उसके अंदर थोड़ी सी फाइनल डिटेल फिल करके फिर उसकी मजीद बारीकी में जाता हूँ। मेरा बड़ा एक सिस्टमैटिक वे ऑफ डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन है, ये भी आगे इन्फॉर्मेशन खुद ही आ जाती है, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लिटिल फेथ, इंशाल्लाह ये भी आपको भी क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए आप, सबसे पहले मैंने बिगेस्ट पिक्चर दिखाई है, ओवरव्यू से 3 ब्लॉक्स हैं, इतने नंबर की थ्योरी, इतने नंबर का प्रैक्टिकल। फिर मैंने हर ब्लॉक को और के फर्दर डाइसेक्ट कर दिया है कि हर ब्लॉक में किस मजमून से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे शिफ्ट होने लगा हूँ और प्रैक्टिकल के बारे में आपको ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। फिर हम ब्लॉक की मजीद निटी-ग्रिटी में भी जाएंगे। अब अगर आप गौर करें, प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर आपके 12 स्टेशन होने हैं हर ब्लॉक में, 12 स्टेशन इन ईच ब्लॉक, और उसके मार्क्स होने हैं 120, 120 नंबर होने हैं, 10 मार्क्स ईच, ठीक है, 120 नंबर और हर एक के 10 नंबर। और आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो होगा 80 मिनट्स, ठीक है। 80 मिनट्स का बस टाइम होगा, और सॉरी 80 मिनट्स का टाइम होगा, और आपके जो टोटल मिनट्स होंगे ये होंगे 96 मिनट्स, ठीक है। सो 12 स्टेशंस होंगे, और हर एक स्टेशन के लिए, और 12 स्टेशन के टोटल 120 नंबर होंगे, हर स्टेशन के 10 नंबर, टोटल मिनट्स होंगे 96, और हर स्टेशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 8 मिनट्स, ठीक है। और इसमें अब ब्लॉक 1 में क्या होना है प्रैक्टिकल के अंदर, ये अच्छा ये वो प्रैक्टिकल है जो आपका कॉलेज भी लेगा, उसमें भी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होएगा, और इवन बाद में जाके जब यूनिवर्सिटी लेगी उसमें भी प्रैक्टिकल पोर्शन होना है, क्या, ठीक है। अब इसमें अगर गौर करें तो ब्लॉक 1 में एनाटॉमी में से 3 ऑस्पीज आनी है, 1 ऑस्पी आएगी, वाइवा के क्वेश्चन आए, वहीं पे उन्होंने किया क्या होता है, वाइवा क्वेश्चन देखा उन्होंने दिया होता है एज अ स्टेशन ही, कोई भी एग्जामिनर वहां बैठा होता है, ठीक है, और उसको पहले से बता दिया था इसका आंसर ये है, हर बच्चा बस उसको पढ़ता है, पढ़ के उसके सामने आंसर बोलता है, उसकी बेस पे स्कोरिंग हो जाती है, और वाइवा का स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। सुबह वो 3 ऑस्पीज और 1 ऑस्पी, फिर फिजियोलॉजी में 2 ऑस्पीज और 1 ऑस्पी, बायोकेमिस्ट्री में 2 ऑस्पीज एंड अगेन 1 ऑस्पी स्टेशन होगा, फिर सीएफआरसी और पर्ल्स में से एक स्टेशन होगा ईच। तो इस तरह से पहले ब्लॉक में आपके टोटल स्टेशन होंगे 12, ठीक है। ब्लॉक 2 के अंदर भी अब सिर्फ स्टेशन का ब्रेकअप चाहिए,
देखिए एनाटॉमी में देखिए 4 ऑस्फीज हैं, 1 ऑस्फी है, फिजियो में 2 ऑस्फीज हैं, 1 ऑस्फी है, बायोकेमिस्ट्री से 1 ऑस्फी और 1 ऑस्फी है, और एक सीएफआरसी और पर्न्स का तो होना ही है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स जो डिसीजन होल्डर्स हैं वो यहाँ से बिग डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी सी प्रिसीजन के साथ आप चीजें ले जाएं तो पूरे नंबर आ जाते हैं अगेन, और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी लूज रहना शुरू करते हैं तो आप मार्क्स एकदम से लूज कर जाते हैं। तो यहाँ से आपकी जो समहाउ आपने अपने ब्रेन को फिट करना है यूनिवर्सिटी की के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ ना कुछ ये स्टेशन मिल जाए, कोई एग्जाम एक मिल जाए विद की। जब आप यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल कीज देख लेंगे ना कि यहाँ से मार्किंग ऐसे होती है, फिर काफी ज्यादा चांस है कि आप अपनी तैयारी को उसके साथ और अच्छा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए ब्लॉक 3 में भी देखें एनाटॉमी से जस्ट 1 ऑस्फी है, ब्लॉक 3 में प्रैक्टिकल पोर्शन में ज्यादा फिजियो है, 4 ऑस्फी 1 ऑस्फी, बायोकेम में 2 ऑस्फी 1 ऑस्फी, और सीएफआरसी पर्ल में से अगेन 1 स्टेशन। और इसमें जो प्रैक्टिकल टिप है वो ये है कि स्टेशन पे स्टेशन अपने तैयारी कर रहे हैं। आपको पहले से पता होना चाहिए कि पहला स्टेशन है इस चीज का होगा और इस सब्जेक्ट का होगा, और इसकी तैयारी मैंने ये कर ली है। स्टेशन 2 इस चीज का, इस सब्जेक्ट का, और इसकी तैयारी मैंने ऐसे कर ली है। इस तरीके से 12 के 12 स्टेशंस हर एक ब्लॉक के अपने दिमाग में आप लोगों ने फिट कर लेना है। मेक सेंस? ठीक है, ओके। उसके बाद फिर इसमें भी अगेन 30 मार्क्स की होनी है आपकी इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। अगेन इसमें जो कॉलेज ने आपके ब्लॉक एग्जाम दिए हैं उसकी बेसिस के ऊपर। सो आपकी जो इंटरनल असेसमेंट टोटल है वो होनी है 60 मार्क्स की, जिसमें से 30 मार्क्स की आपकी होनी है थ्योरी के अंदर, 30 मार्क्स की होनी है द प्रैक्टिकल एग्जाम। ऑलराइट, और ये है हर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, हर ब्लॉक का। ओके, अब ये जो आपका क्वेश्चन था, आई एम गोइंग टू आंसर दैट एज वेल। अब इसमें अगर गौर करें तो ये अब 3 आपके पेपर होने हैं, पेपर 1, 2 एंड 3, जिसको ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 कह देते हैं। अब जो पहला पेपर होगा उसमें आप देखिए कि ये लेट गो इनटू टुवर्ड्स दिस टेबल। इसमें थीम है, सब्जेक्ट है, रिटन एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम है। इसमें अगर देखें तो पहले एनाटॉमी में से देखें 20 एमसीक्यू, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया है। ये जो रिटन एग्जाम है मैंने बड़ा क्लियरली डिस्कस कर दिया, ठीक है, कि इसके कहां से कितने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें अगर गौर करें, देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसमें से अगर देखें यहाँ पे फर्दर स्प्लिट किया हुआ है कि जैसे देखें कि 20 जो एमसीक्यूज हैं वो एनाटॉमी एंड अप्लाइड क्लिनिकल के आने हैं, ठीक है, और इसलिए नॉर्मल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और 3 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और 35 मार्क्स इसके ओवरऑल कह रहे कि कलेक्टिवली बनेंगे, 20 नंबर ये और 15 नंबर ये, ठीक है, 35 मार्क्स का। इस तरह से सारा ब्रेकअप दिया हुआ है थ्योरी का। इस तरह अगर गौर करें, ये जो माइनर्स हैं, माइनर्स में ओनली एमसीक्यूज हैं, देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस कोई नहीं माइनर्स के अंदर, ठीक है। फिर इस ये टेबल मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगा, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद अगर गौर करें तो ओरल और प्रैक्टिकल क्लिनिकल एग्जाम जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 10 मार्क्स की इसमें ऑस्पिसिएशन है, ऑस्पी और स्ट्रक्चर्ड बायो, जहां पर भी वही ब्रेकअप मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रिसीजन के साथ है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको 3 ऑस्पीज आनी ब्लॉक 1 के अंदर, ठीक है, और इस तरीके से नॉर्मल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ना वो फिजियो में से 2 और बायोकेम में से भी 2 ऑस्पी स्टेशंस आ रहे हैं। इसमें से ऑस्पी कोई नहीं है, ऑस री एक स्टेशन होने वाला है, ठीक है। सो अब क्लियरली आपको पता चल गया कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके किस सब्जेक्ट के किस सिलेबस के पोर्शन में से कितने स्टेशंस आने हैं, ठीक है, कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और कितने ऑस्पी, ऑसरी, ऑस्की की स्टेशन आने हैं। सो आपके दिमाग में ये फ्रेम पूरा फिट होना चाहिए, ठीक है। नाउ आई होप दैट यू कैन सी द डिफरेंस। कहते हैं ना कि जब वासुदेव वास्तव एक बड़ा अच्छा कॉल है कि जब नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है, ठीक है। अब जब हमें नजर आना शुरू हो रहा है, अच्छा ये ओवरव्यू से सिस्टम है ब्लॉक का, तो अब इसके अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू डू मोर एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, राइट, मेक सेंस नाउ। उसके बाद इसी तरीके से पेपर 2 का सारा ब्रेकअप है। इसमें से इस ब्रेकअप की बेसिस के ऊपर ना आप क्लियरली डिटरमाइन कर सकते हैं हर ब्लॉक में आपने किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि 55 मार्क्स इसके अंदर देखें 120 मार्क्स में से 55 मार्क्स ओनली एनाटॉमी के हैं ब्लॉक पेपर 2 के अंदर, ब्लॉक 2 के अंदर, जबकि बायोकेम के सिर्फ 16 है, फिजियोलॉजी के 27 है। इसका मतलब है कि एनाटॉमी सबसे पहले तैयार होगी, फिर फिजियोलॉजी तैयार होगी। मोर फोकस on most likely to be tested areas, ठीक है।
मैंने अपने लिए मैंने कभी इतना नहीं पढ़ा जितना मैं आपके लिए पढ़ के आया हूं। तो मैं पूरा प्रिसीजन सा स्टडी करके आया हूं कि आपने इसमें से निकलना कैसे है, हाउ यू गो थ्रू द थिंग, ठीक है। ओके, तो ये सारी इसकी पिक्चर है। और इसी तरीके से जो ओरल एग्जाम है या जो प्रैक्टिकल या क्लिनिकल एग्जाम है उस हवाले से भी सारा ब्रेकअप आपके सामने है। सो ये जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस हैं अगेन ये आपको बताएगा। अब देखिए जो आपका ब्लॉक 3 है, देखिए इसमें 53 मार्क्स का पेपर ओनली फिजियो का। अब सबसे पहले हम फिजियो उठाएंगे, समझिए, मेक सेंस। या आपका सिर्फ फर्स्ट करना, अच्छा हमेशा ये भी देखना मेरे पास टाइम अवेलेबल कितना। अब मेरे पास एक ब्लॉक की तैयारी के लिए मेरे पास पूरे 2 महीने, मैं सारा कुछ थॉरली करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास 1 महीना है, मैं कहूंगा 2 सब्जेक्ट से थॉरली कर लेता हूं, एक को सिलेक्टिव कर लेता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 15 दिन है तो फिर ऑफ कोर्स मैं करूंगा तीनों साथ, फिर लेकिन मैं स्ट्रेटजी क्या अपनाऊंगा कि तीनों के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पहले करूंगा, फिर टाइम बचेगा तो लेस और लीस्ट इंपोर्टेंट करूंगा। अगर मेरे पास रहे 3 दिन गए फिर मैं तैयारी नहीं करूंगा, ये करूंगा अभी। एक बात बताऊं, दिस ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू, देयर इज ऑलवेज समथिंग, ठीक है। हमेशा लाइक आप सोचें इस टाइम पे बेस्ट क्या है, ठीक है। जितना टाइम फ्रेम अवेलेबल है आपने पहले ओवरव्यू से स्ट्रेटजी बनानी है, यार इस टाइम फ्रेम गिवन टाइम फ्रेम के अंदर बेस्ट मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। हमेशा थॉरली, अब एक 3 दिन के अंदर थॉरली प्रिपेयर करने का पंगा नहीं लेना, ठीक है। सो और अगर आप पहले से ही स्मार्ट हो जाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम लगा दें, लेस और लीस्ट के ऊपर टाइम ही कम लगाएं पहले, ठीक है। वो मैं आपको टॉपिक्स प्रायोरिटाइज कैसे होंगे ये भी बता देता हूं, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पैरामीटर आपको मैं दे देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स एंड एक्सपीरियंस। तो आई होप दैट नाउ यू नो कि जब आपने तैयारी करनी है ब्लॉक की तो आपने एक तो मार्क्स को भी ध्यान में रखना है कि किस मजमून में से, फिर किस यूनिट में से, और फिर किस टॉपिक में से ज्यादा पेपर आने के चांसेस हैं। सो हमेशा आपने कंटिन्यूअसली आपने अपने दिमाग में प्रायोरिटी सेट करते रहना कि इस वक्त मैंने किस मजमून को पढ़ना है, उसमें से किस यूनिट को पढ़ना है, और उसमें से किस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहा, हमेशा देखते रहे यार मेरा कौन सा अहम तरीन काम है जो रह रहा है, हाँ ये कर लूं, अच्छा इसके बाद सेकंड बेस्ट, मेरा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। हमेशा बैठ के तसल्ली से ना सारे सब्जेक्ट्स के दरमियान तरतीब लगा लिया करें, लो जी हाई टू लो प्रायोरिटी मेरी ये सीक्वेंस बनता है। हाई प्रायोरिटी जो है उनके ऊपर मैंने इतने आवर्स दे रहे हैं, एंड हर चीज को आपने करना है टाइम कैप। अब आपको पता है हाई प्रायोरिटी जो यूनिट्स हैं या टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप टाइम कैप करें, उनको ज्यादा टाइम दे दें। जो लो प्रायोरिटी है आप ये नहीं है कि समझ नहीं आ रहे उनसे टिके हुए हैं, उनके ऊपर घंटों लगाई जा रहे हैं, बस यही ये चीज है, इसके ऊपर मैंने 20 मिनट देने, हो गया, नहीं तो eat your husband and lie in oven, यानी खसमन खाओ तो चूल्हे छो, राइट। तो इसका फिर ये होएगा कि लाइक यू विल जस्ट स्किप इट। जब मेरे टाइम मुझे पता है एक चीज के लिए है ही मेरे पास 20 मिनट, तो 20 मिनट में जो हो गया, अब 20 मिनट मैं जब टाइम क्या करूंगा ना, मुझे पता है 20 मिनट ही है, अब 20 मिनट में से मैं 20 मिनट में से बेस्ट एक्सपेक्ट करने की कोशिश करूंगा। हमारा जो ब्रेन है ना, इमरान खान भी यही कहता है कि जब हम अपने ऊपर जितना प्रेशर डाल देते हैं ना उतना इसकी एबिलिटी बढ़ जाती है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, ठीक है। बाकी ऐसे अगर मैं सोचूंगा ना ये टॉपिक है, मैं खुला टाइम दे दूंगा यार, देखते तैयार करता हूं, देखते कितना टाइम लगता है, मे बी इट विल टेक 2 आवर्स। अगर मैं अपने आप को चैलेंज दूं, आई हैव टू प्रिपेयर इट इन 30 मिनट्स, आई डू इट इन 30 मिनट्स, सेम अमाउंट ऑफ वर्क आई विल बी एबल टू डू इन 30 मिनट्स। सो मैंने आपको 2 अहम बातें बता दी। क्या? पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि हमेशा आपने जो भी करना है आपने हमेशा अपने आप से ये पूछते रहना है क्वेश्चन, मैंने करना क्या है, अब मैं क्या करूं, इस वक्त मुझे क्या, मेरे लिए अहम तरीन काम इस वक्त मेरे लिए कौन सा है स्टडी को लेकर, ठीक है। एक तो ये है। सेकंड मैंने इंपॉर्टेंट टिप आपको ये दी है कि आपने हर काम को टाइम कैप करना है, ये काम इतनी देर में फिनिश, ये काम इतनी देर में फिनिश, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जाएंगे। अब यहाँ पे माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली, चूज शॉर्ट बट राइट स्टडी रिसोर्सेज। माइनर्स के लिए कोई लेंथी रिसोर्सेज भी ना चूज करें, टू द पॉइंट शॉर्ट स्टडी रिसोर्सेज चूज करें। और उसमें से भी जो अहम तरीन बात है ना वो ये है कि आप कुछ भी ना करें पहले माइनर्स को लेकर, आप जस्ट इतना ही कर लेना कि जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। जैसे पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के बहाने से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप माइनर्स का इतना काम कर लें यही काफी, ठीक है, यही काफी है। और इस अगर आप कहते हैं नहीं मैंने तो जैसे वो कहता है ना मुन्ना भाई में कि मैंने ऐसा डॉक्टर बनना, फुल टोस्ट डॉक्टर क्या बोलता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप अगर ये अहम तरीन काम कर लें, टाइम बच जाए, बाकी भी कर लें, ठीक है। लेकिन अब आप फॉलो करने के चक्कर में
कि जी मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ। आपकी एज में ना बंदा परफेक्शनिस्ट होता है, ठीक है, सारा करना है मैंने। लेकिन when you grow older as well, you start becoming more practical as well, ठीक है। तो अभी इसलिए अगर आप लोग प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो ज्यादा फायदा आप लोग, ठीक है। सो बी प्रैक्टिकल और बी रियलिस्टिक, बी रियल, ठीक है। फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकल आए and day in day out make wise and precise decisions on the basis of numbers. नंबर्स की बेस पे डिसीजन समझ में आया कि नहीं आया? एक है कि मुझे रेस्पिरेटरी यूनिट अच्छा लगता है, मैंने इस चीज को पढ़ना है। एक है कि उसमें से यार सबसे ज्यादा पोर्शन इस ब्लॉक के अंदर उसमें से आना है, मैंने इसलिए उसको पढ़ना है। इन दोनों में फर्क है। मेक सेंस? ठीक है, चलिए आपको ना एक दो शेर सुनाता हूँ रिलैक्स करने के। थोड़ा माहौल चेंज होना चाहिए, तुम्हारे ना बच्चे बिल्कुल ऐसे ना ऐसे हो रहे क्यों ये बना सुना दे ज्यादातर। ये हमारी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, अभी 4th ईयर में गई है मनाहिल। ये भी आपको कुछ टू दी पॉइंट बातें बताएंगी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी एग्जाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, वो एक शेर है, हाँ ये हमें हमारे फार्माकोलॉजी के मेरे जो टीचर थे ना अलावा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने मेरे क्लासरूम में सुनाया। मैं आप लोगों को वैसे सुना, कहते तुझ जैसी आंखों वाले, तुझ जैसी आंखों वाले साहिल पर जब आ जाते हैं, तुझ जैसी आंखों वाले साहिल पर जब आ जाते हैं, लहरें शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूब गया। नहीं समझ आई? तुझ जैसी आंखों वाले जब साहिल पर आ जाते हैं, लहरें शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूब गया। फिर एक और है कि नज़ा का आलम है, ये भी उन्होंने सुनाया था, सर ने सुनाया, सही सा का नाम है। नज़ा का आलम है अपनी मोहब्बत वापस लो, के डूबती हुई कश्ती से बोझ उतारा करता है। चलिए आगे चलते हैं जी, स्टे साइलेंट प्लीज। अब है कि रूल नंबर 2। मैंने भी आपको पहले रूल के ऊपर बात की है, पहला रूल, बाकी जो रूल्स हैं हौसला रखो, इतने लेंथी नहीं है। ये टफेस्ट वन था इसलिए मैंने इसको जानबूझ के पहले निकाला है। पहला रूल देखिए क्या मैंने दिया था, नो द एग्जाम फॉर्मेट ऑफ ईच ब्लॉक एंड अंडरस्टैंड इट्स प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस। अब इस बात की समझ आई? अब समझ आई कि मैं इस बात के करने का मेरा मकसद क्या था। नाउ डू यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ द थिंग? यस। ओके, अब हम बात करते हैं जी सेकंड रूल की। स्टे साइलेंट प्लीज बॉयज, स्टे साइलेंट। अब सेकंड है एलोकेट टाइम टू टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपकी जो टॉपिक्स है ना, आपके हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उन्हें मैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। मैं कहता हूं एक टॉपिक है जो हाई यील्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि थोड़ी सी एफर्ट मांगते हैं लेकिन वहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक है जो मीडियम यील्ड है, ठीक है, और एक है जो लो यील्ड है। लो यील्ड वो है जहां पे एफर्ट ज्यादा सारी लगेंगे लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, ठीक है। सो मैं हाई यील्ड टॉपिक्स को अक्सर कहता हूं, ये उन टॉपिक्स को ना मैं अपनी बुक्स में जब पढ़ता हूं ना, मैं हर वो टॉपिक जो कि हाई यील्ड है ना उसको मैं 1 लिख देता हूं उसके साथ कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि सबसे पहले मैंने ये तैयार करने हैं। फिर इस तरह से मीडियम यील्ड को 2 और लो यील्ड को 3 लिख देता हूं बुक के ऊपर। इससे फायदा क्या होता है, हर टॉपिक के साथ ना मेरी बुक देखेंगे ना, तो कोई भी, मैंने आपको बुक रीडिंग का मैंने बताया था, शायद कुछ में से लेक्चर सुना भी हो, तो उसमें जब मैं बुक को पढ़ता हूं ना, उसमें बुक के अंदर में ना हमेशा हर टॉपिक के साथ उसके टॉपिक के साथ लिखा होता है 1 2 या 3 लिखा होता है। इसका फायदा क्या होता है, जब मैंने थोड़े टाइम में तैयारी करनी है ना, अब मैंने देखना ब्लॉक 2 है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजियो का है, अच्छा फिजियो में से हर यूनिट के साथ भी लिखा होगा 1 2 या 3। 1 यूनिट सबसे पहले तैयार होंगे, 1 यूनिट सबसे पहले, उन 1 यूनिट्स में से 1 टॉपिक्स सबसे पहले, फिर 2 यूनिट्स, ठीक है, तो यानी कि जो 1 टॉपिक्स हैं 1 यूनिट के सबसे पहले होंगे, फिर 2 टॉपिक्स ऑफ 1 यूनिट्स वो उसके बाद होंगे। इस तरह से पूरा सीक्वेंस मैंने बनाया था ओवरव्यू से, नंबर्स की बेस के ऊपर सारे के सारे सब्जेक्ट से सीक्वेंस बना लूंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू, ठीक है, कि अहम 3 यूनिट पहले करने हैं, अहम 3 सब्जेक्ट पहले करो, हर अहम 3 सब्जेक्ट में अहम 3 यूनिट पहले करो, अहम 3 यूनिट में से अहम 3 टॉपिक्स पहले करो, और हर एक सब्जेक्ट के साथ भी भले अपने माइंड में नंबर दे लें, और हर ब्लॉक के लिए और यूनिट के साथ भी नंबर लगा दें और टॉपिक के साथ भी नंबर लगा दें, ताकि आपको बार बार वर्क करनी ना करनी पड़े इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए कैसी है।
हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं।